Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel. मुझे बेवा हुए 15 साल गुजर चुके थे। तब से अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने शौहर की अचानक वफ़ात के बाद उनका कारोबार संभालने और अपने इकलौते बेटे इफ्तिखार की परवरिश करने में ही लगी रहती। अपनी ज़ात के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। जब इफ्तिखार ने मेरी तालीम मुकम्मल कर ली, उसने अपने वालिद का बिज़नेस संभाल लिया, मगर मेरी तशवीश कम ना हुई। मैं चाहती थी कि वो मज़ीद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चला जाए। मैं सोच रही थी कोई शरीफ और अच्छा मुआवन मिल जाए और मेरे साथ कारोबार में हाथ बटा सके तो इफ्तिखार के होते हुए उसको रख लूँ, वो ताकि अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। हमारे पुराने मुहाफ़िज़ ने अपने इलाके वापस जाने का फ़ैसला कर लिया तो नए मुहाफ़िज़ की ज़रूरत पेश आ गई। मैंने कौम लाला से कहा, आप ही कोई भरोसे का आदमी ला दें जो आपकी जगह काम कर सके। मुलाजमत के सिलसिले में सनोबर आया तो पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा। सनोबर को वही लेकर आया था। इफ्तिखार ने क़य्यूम के भरोसे का आदमी समझ कर रख लिया। वाकई ये बहुत नेक लड़का था, तहम्मुल, दयानतदार, और कुछ ऐसा काम किया तो मैंने इसे तालीमी इस्तिताअत बढ़ाने की तरगीब दी और वो खुद भी पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात की वजह से पढ़ ना सका। एक यतीम लड़का था जिनका ख़ानदान खाना जंगी नज़र हो चुका था। चचा ने इसकी परवरिश की थी, लेकिन बदसलूकी के बायस वो मज़ीद वहाँ ना रहना चाहता था। मेरे कहने से सनोबर ने शाम के कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो मेहनती और ज़हीन था। सुबह से 5 बजे तक इफ्तिखार के साथ ऑफिस में होता और शाम को कॉलेज चले जाता। रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता। वो मैट्रिक पास था, लेकिन बहुत जल्द कार्ड से इफ्तिखार का ऑफिस मुआवन हो गया। उसने बिजनेस के रूल सीख लिए और समझ लिए, तभी उसको ऑफिस वर्क सौंप दिया। इसकी जगह एक और शख्स को मुहाफिज रख लिया। रज़ी अव्वल से ही मुझको इसके साथ लगाव तो हो गया था। इसकी वजह इसकी इल्मी संजीदगी और फर्माबरदारी था। इसने अंदाज़ा कर लिया था कि खरा आदमी है और झूठ बोलने वाले लोगों में से नहीं। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। मैंने जल्द ही जान फिशाई से हर काम जो इसके ज़िम्मे लगाया गया तो हमारे दिल में जगह बना ली। अब मैं इसके हर मसले में दिलचस्पी लेती कि इसका ज़्यादातर मसाइल अपनी पढ़ाई के बारे में होते। जिस शय की उसको ज़रूरत होती मैं फ़ौरी तौर पर मुहैया कर देती थी। इसके ही इम्तहान होते, इन दिनों में हम उसको छुट्टी दे देते। वो पूरी यकसोई के साथ परिचय देता। यूँ इसने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। मेरे जेठ लंदन में ऐसे तरह से सुकूनत पजीर थे। इन्हीं दिनों वो पाकिस्तान आए। इफ्तिखार को कहा, तुम मेरे पास लंदन आ जाओ, बिजनेस में मास्टर्स कर लो, मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। दरअसल उनका इरादा मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाने का था। इसी वजह से वो इफ्तिखार को अपने साथ ले जाने पर जिद कर रहे थे। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे जुदा हो। वो अपने वालिद के बिजनेस को ही संभाले हुए था, मगर अपनी ताया के जोश दिलाने पर नई दुनिया में जाने के लिए वो वालिद के बिजनेस ख्वाब इसकी आंखों में बस गए। वो बिजनेस मेरे हवाले करके लंदन चला गया। शादी से पहले मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली थी। शौहर के कारोबार को संभाला था। मुझे कारोबार चलाने का तजर्बा था, मगर अब इफ्तिखार के बगैर खुद को अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वो सनोबर ही था। वो अपने घर से महरूम और रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। इसे किसी सहारे की ज़रूरत थी। तभी इसने मेरे कहने पर तालीम पूरी की, इस कदर मेहनत की कि पी काम किया। काम करने की सोच रहा था। जिस रोज़ इफ्तिखार लंदन रवाना हुआ, मैं खूब रोई। इसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी। कहा, मैडम आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। उसके उन अल्फाज ने मुझे मुतवन्ना महसूस किया। उस वक्त मुझे अपने महरूम वजूद का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी माजी की यादों में गुम थी। आज अज़वाजी ज़िंदगी का आसाइश दौर याद आ रहा था। ऐसे में हमदर्दी के चंद अल्फाज मेरे लिए मुआवन सनोबर सामने आया। नज़र इसकी खमसार चेहरे पर जम कर रह गई। इसने मुझे इंतहाई खलूस के साथ दिलासा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 साल गुजरने के बाद वो एक पुख्ता और मजबूत इंसान नजर आ रहा था। इसका लड़कपन भूल खत्म हो चुका था।
वो एक एतमाद मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश हुई, मेरे कान फाड़ ली और हर खूब जी भर कर बाकी गए। मेरे और इसके दरमियान जो फासला था उसको ख़त्म मरना उसके बस की बात नहीं थी, मेरे बस की। वो मुलाजिम उस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी। वो पहले से ज़्यादा मेरी ताबेदारी करने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं बेवजह के बाद एक फिर से नई जिंदगी के बारे में सोची तो यकीनन इसी तरह के जीवन साथी की आरज़ू करती और उसका एहतराम करने के साथ दिलसोजी से गम गुसारी का सलीका भी जानता हो। लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर, जबकि मेरा बेटा जवान था, मेरी उम्र 45 साल थी, इस तरह की आरज़ू करना दीवाने का ख्वाब ही था। ऐसी सोच मुझको किसी तौर पर सेब नहीं देती थी। एक लम्हा ये तस्वर कि अब फिर से नई जिंदगी शुरू करूँ, मुझे एहसास दिलाने को काफ़ी था। मेरी और सुनोबो की उम्र में बहुत फ़र्क था। वो उम्र में मेरे इफ्तिखार के बराबर था। इसकी उम्र 22 बरस होगी, तहम जब भी इसने एक मजबूत मानद बेगम गुसारे की तो मुझको इस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिला जो किसी भी औरत को इस वक्त दरकार होता है जब वो अकेली और बगैर मजबूत सहारे के ज़िंदगी गुजार रही होती है। अगरचे दौलत भी एक सहारा होती है, मगर इतना मजबूत सहारा नहीं। कभी कभी दौलत ही औरत को बहुत ज़्यादा गैर महफूज कर देती है। इन दिनों सनोबर खान मेरा ज़्यादा ख्याल रख रहा था। मेरे दिल में इसके लिए वो फितरी जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को सेब नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी बेवा हुई, मेरी उमंगें और आरज़ुएं अधूरी रह गई। अब जबकि अपनी जिम्मेदारियों से जागी तो मेरे अंदर सोई हुई औरत पैदा हो गई। मैं भी सोचती काश मेरी कोई और भी औलाद होती, और कभी सोचती क्यों ना फिर अपना घर बसाया जाए। आज मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने तो होते। अब जब मैं सनोबर खान की आमदन का हिसाब किताब देने आता, वो मेरे सामने बैठा होता, मेरी कैफियत अजीब सी हो जाती। मैं किस तरह उसको अपनी कैफियत बताती। अब दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया क्यों बेवा का दोबारा घर बसा लेना एहसन है। लोग कहते हैं बेवा की शादी कर लेना कोई जुर्म नहीं। मैं इन बातों से बेजार महसूस करती थी। ऐसी बातें मेरे सामने करते होगे कोई जुर्म तो नहीं। मेरे पास घर दौलत औलाद सब कुछ है, मुझे किसी शय की जरूरत नहीं। मगर अब लगता है औरत का हर हाल में हकीकी सहारा और इसका जीवन साथी होता है। एक रोज हम दोनों गाड़ी में सब्जी लेने मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह से बंद हो गई। एक बूढ़े भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दे, भूखा हूँ, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। ये भिखारी किसी अनहोनी बात कह दिए। अब इस उम्र में भी कोई औरत भी आ सकती है, क्यों नहीं। माशाल्लाह आप किसी तरह भी उम्र की नहीं लगती। मैंने 50 रुपये उसके दिए और कार आगे बढ़ाई दी और बोली, जबकि अपनी कामत की वजह से आप उम्र से ज़्यादा लगता हूँ। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक मुसैद का तरकाब रहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए सनोबर खान, मगर तुम तो ऐसे काम में मगन हो गए हो, अपने सरापे का भी तुम्हें होश नहीं। कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन बात करके खुद ही शर्मिंदा हो गई। अब मुझे खफीफ देखकर उसने मेरी खौफ दूर करना चाहा। मैडम नीचे हैं, आप वाकई अपनी उम्र से 10 बरस कम लगती हैं, बस रहने दो, मुझे गलतफहमी में मुब्तला करो। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप भी शानदार हैं, खुद से बेशक वाकिफ रहीं। अपनी ज़िंदगी में क्या देखा, आपको तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश और मुस्तकबिल की फिक्र रही है और दिन रात इसी धुन में सरगर्दा रही हैं। चाहें तो नई खुशियाँ हासिल कर सकती हैं। क्या कह रही हो सनोबर खान। मैं हंस पड़ी, मुझे क्या बहला रहे हो। नहीं नहीं, इसे एहसास हुआ कि वो हद से बढ़ गया है, तभी माजर ख्वाहाना अंदाज में बोला, माफ़ी चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें नागवार गुजरी हैं, न जाने बेख्याली में क्या कह गया। ये बात नहीं है, मगर तुम ही सोचो, जबकि आज कम सन लड़कियां घर में बिन ब्याही बैठी हैं, मुझे ऐसी उम्र रसीद से कौन शादी करेगा। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की जिसायत करो। कहो सनोबर खान, मैं आपसे शादी की आरज़ू रखता हूँ, मुझे आपकी चाहत है। अगर आप चाहें तो। मैं इसकी तेजा दिलेरी और जरत पर हैरान रह गई। सोचा भी नहीं था ऐसा मती और फर्मा बरदार मेरा मुलाजिम मुझे इतनी बड़ी बात कह देगा। एकदम खामोश हो गई। वो समझा कि मैं नाराज़ हो गई हूँ, तब उसको भी साफ सूख गया। कुछ देर खामोश के बाद उसने कहा, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपसे ये बात कहकर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला,
دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں ناراض نہیں ہوں تم سے صنوبر خان، تم واقعی بہت اچھے انسان ہو، لیکن ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم محض مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی جذباتی بات کہی، لیکن جذبات فیصلوں پر ہمیشہ انسان پچھتاتا ہے۔ اس نے برس لیے، اب میں ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جذباتی فیصلہ بالکل نہیں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ میری اور تمہاری عمر کا اتنا فرق ہے صنوبر، اب میں بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی، اس عمر سے بھی آگے نکل چکی ہوں، جبکہ تمہاری عمر کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، افتخار کو سلامت رکھے، اور میں ضروری نہیں سمجھتا میری اولاد ہو۔ مجھے لگا کہیں یہ میری دوست پر نظر نہ جمائے ہو۔ خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطلب تو بڑھاپے میں خود کی مٹی پلیت کرنا ہے۔ اچھا تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی۔ اب میں سخت کشمکش میں تھی۔ دل کہتا اس پیشکش کو مان لو، دماغ کہتا کہ نہیں، اب وقت بیت چکا ہے، انسان اتنا ہے، انسان اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے، اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ کافی دن ہم دونوں چپ رہے، یہ چپ بے معنی نہ تھی، طوفان اندر اندر دہل رہا تھا، پر راتوں کو سو نہ سکتی، بالآخر میرا ذہن میرا وجود تھک گئے اور بیمار پڑ گئی۔ میں اب کون تھا صنوبر کے سوا؟ میری تیمارداری کرنا تھی، ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا اور میری دوائی لائی۔ اس نے سب کچھ کیا تو میں نے سوچا واقعی اکیلی عورت کو کسی مضبوط سہارے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی یقیناً صنوبر سے محبت نہیں ہے، مگر وہ میری ضرورت بن گیا ہے۔ اس نے اپنے صاف ستھرے طرز عمل سے ایسی جگہ بنائی تھی ذہن نے کہ اس ملازم کے بجائے اپنا ساتھی سمجھنا شروع کر دیا۔ آدمی ہر لمحہ ایک ہی بات سوچتا، کس کی کشمکش سے نکل نہ سکے، تب ایک دن ضرور وہ اپنی قوتیں کھو بیٹھتا۔ بہرحال سوچنے سے میرے بھی اعصاب جواب دے گئے، سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے بزنس کے معاملات میں بھی ہاتھ اٹھا لیا، امور صنوبر کے ذمہ ہو گئی۔ ایک دن سر میں شدید درد تھا، میں اپنے ہاتھوں سے سر دبا رہی تھی، صنوبر آفس سے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں، میرے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ آ جاؤ، میں نے کہا، پہلے مجھے فائلیں دکھا دو، مگر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کرسی لے کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، فائلیں ایک جانب رکھ دی اور بولا، میں آپ کا سر دبا دوں، مگر فائلیں مت کھولو، صبح دکھا دیتا ہوں۔ اس نے منع کرنے کے باوجود میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور دبانے لگا۔ مجھے سکون ملا۔ بے شک عورت کو اپنی پاک بازی اور مرد کی ذات پر اعتبار نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یقین کی دیوار قلعے کی مانند مضبوط ہوں، وہ ان کے ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اب اتنی کمزور ہوں کہ ایک عورت سے سسکتی رہی تھی، دلدل میں نے حالانکہ شوہر کی وفات کے بعد کبھی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، تاہم کبھی کوئی کمزور لمحہ انسانی زندگی کے سارے ریاض کو تاراج کر سکتا ہے، اس کا مجھ کو ادراک تو تھا، بس میں نے آنکھیں بند کر لی، یوں ظاہر کیا۔ اس وقت صنوبر سے بھی کلام کرنے کی سکت نہیں تھی مجھ میں۔ صنوبر جان لیا، اس گھر کی ہمت اب اپنے اوپر گر جانے کے ڈر سے صحیح پڑی ہوں، لہٰذا اس نے معذرت چاہی اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ بولا، میڈم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کر لیں، صبح فائلیں چیک کروا لوں گا۔ اگلا روز بھی نہ آیا۔ اس دن کے بعد تبھی میں نے اس کو فون کیا، وہ بولا آفس سے آج آپ کے پاس آ جاؤں گے، سوچا آپ آرام کر لیں، میں بھی یہاں مصروف ہوں، آفس میں زیادہ کام ہے۔ اس کا لہجہ اس قدر اسپاٹ تھا، مجھے لگا وہ میری ملازمت چھوڑ دے گا۔ اس کو میرے خوف اور پریشانی سے بخوبی آگاہی تھی، اور وہ اتنا تجربہ کار ہو چکا تھا، کسی اور اچھی کمپنی میں اس کو ملازمت مل سکتی تھی۔ شام کو وہ آ گیا، مجھ سے نہایت اہم کچھ فائلیں چیک کروائیں، کچھ کاغذات پر دستخط کرانے تھے، وہ بھی کر دیے۔ تب اس نے کہا، میڈم آپ نے میری درخواست کا جواب بھی نہیں دیا، شاید اتنے اہم فیصلے سے ڈرتی ہیں، شاید آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، تو بھی کوئی بات نہیں، ہم بھلا دیتے ہیں ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی۔ میرے اعصاب مضبوط اور سوچ متوازن ہے، آپ بھی اپنے اعصاب مضبوط رکھیں تاکہ آپ کے بزنس پر برا اثر نہ پڑے۔ بزنس کے امور پہلے کی طرح دلچسپی لیں، افتخار نے کافی پیسے منگوا لیے ہیں، اب اور زیادہ ہم کو بزنس پر توجہ دینی ہوگی۔ اس کی گفتگو میرے دل و ذہن پر چھائے بادل چھٹ گئے، اس کا خیال دل سے نہ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دیا، واقعی مجھے ایک مضبوط سہارے کی تلاش ہے، افتخار کو خدا سلامت رکھے۔
मगर वो अब अपनी नई जिंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है मैं वाकई घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुमको मैं ऐसा खसाया होगा, जबकि मुझे नहीं, मुझे भी खसाया नहीं है, वो बोला। क्योंकि मैंने सोच समझ कर फैसला किया है तो ठीक है, मगर इफ्तिखार को कैसे कहूँ मैं समय में शादी की। आप अपने जेठ को कहिए, वो यूरोप में है जहाँ इस मामले में लोग और तरह से सोचते हैं। यकीनन वो आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने जेठ को फ़ोन कर दिया, अपने मसले से आगाह किया। वो बोले आपको ज़रूर शादी कर ले, इफ्तिखार को मैं संभालूंगा, लेकिन बिजनेस के मालिक आप ही रहिएगा, किसी और को मालिक ना बनाइएगा, वरना अपने हाथ कटवा बैठेंगी। जेठ की इजाज़त से मैंने सनाउबर खान से निकाह कर लिया। उन्होंने इफ्तिखार को बाद में आगाह किया, मगर इस बात को राजी ना कर सके। वहाँ की दूसरी शादी को कबूल कर लेता। वो सख्त बरहम हुआ, उसने मुझसे कथा तल्लुफ़ कर लिया। कुछ अरसे बाद पाकिस्तान आकर बिजनेस भी अपने नाम करवाया। मुझे सिर्फ मकान और जेवरात लेकर थाम सरमाया खुद ले गया। बेटे को बिजनेस का सारा सरमाया देकर भी मैं खुश थी, मगर काश वो मुझसे राजी होता, क्योंकि मेरे सरमाए का लालच सनोबर को ना था। उसको एक और अच्छी जगह नौकरी मिल गई। मैंने अपना बेटा जरूर खो दिया था। अगर मुझे सनोबर से कोई शिकवा नहीं, इसने वाकई उम्र के फ़र्क के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मेरा इतना ख्याल रखा, ज़रा भी तकलीफ़ ना होने दी। लेकिन मेरा दिल इसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर बेसुकून ही रहा, क्योंकि जिस बेटे को जवानी के सुनहरे दिनों को कुर्बान करके परवान चढ़ाया, आज उसे मुझसे मिलना मंजूर नहीं। मेरी बेवगी अगरचे मेरा जुर्म नहीं, मगर अक्लमानी ज़रूर मेरा जुर्म है।